हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का बिगुल बज चुका है। मेहनत करने के लिए रणबांकुरे तैयार हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और मैदान में कोई विरोधी सेना नहीं है कि भाई पांडवों के सामने कौरव सेना खड़ी हो। कोई विरोधी सेना नहीं है। तुम ही साथी विरोधी हो अपने के। तुम्हें कोई पढ़ने से रोकेगा तो तुम स्वयं हो, अन्यथा तुम्हें कोई आज यहां पढ़ने से नहीं रोक सकता। तो आप लोगों के अंदर हिम्मत भरने के लिए, आप लोगों के अंदर एक अलग जज्बा भरने के लिए यह साथी मैंने क्लास लगा ली, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है हमेशा खुद को चेक करने के लिए कि क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आते नहीं आते। तो अगर फिर से हम लोग साथी जीके की क्लास लेकर चल रहे हैं, कोशिश करेंगे एक एक चीज को अच्छे से समझते चलें। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना। ये रोज रात 10 बजे बहुत प्रसिद्ध क्लास रही है 60,244 भर्ती में। एक बार आप किसी के इंस्टा वगैरह पर को चलाता हो 60,244 का, उससे ईमानदारी से पूछ लेना कि एकदम वर्दी की सौगंध खा के बता दे कि कहां से पढ़ा था, किसने पेपर फंसाया, आपको पूरा बता देगा। तो सब लोग तैयार हैं? यस या नो कर दो, बिल्कुल ठंड में मत बैठो। अब तो तुम्हारे खून में उबाल आ जाना चाहिए। तुम्हारे खून में क्या जाना चाहिए? उबाल। और तुम सबके लिए कहूंगा, फिर शुरू करते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो ना देखें सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद हर ओर उजाला है, सब कुछ तुम्हारा है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। कह रखा है द स्कारलेट लेटर, ये किताब किसने लिखी है? द स्कारलेट लेटर, ये किताब किसने लिखी है? चार नाम है: मार्क ट्वेन, हरवन मेलविल, वॉशिंगटन इरविन, नथानियल हार्थोन। ये पुस्तक लेखक वाला टॉपिक है। विदेशी पुस्तक की किताब पूछी है। कुछ विदेशी पुस्तक की किताब मैं भी आपको दे दे रहा हूं, आपको बताना है द नेम से किसकी किताब है। द नेम से किसकी किताब है? नाइफ नाम से साथी एक मिमोर किसने लिखा है? नाइफ नाम से हाल ही में एक किताब किसने लिखी है? नाइफ नाम से किताब हाल ही में किसने लिखी है? एक और पूछेगा आपसे, लो लाइनेस, लो लाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, सोनिया एंड सनी का अकेलापन, अंग्रेजी में लिखी किताब है। सोनिया एंड सनी का अकेलापन, यह किताब किसने लिखी है? फिर आपसे पूछेगा यहीं पर पूछेगा, इनविजिबल मैन, अंग्रेजी में यह किताब किसने लिखी है? इनविजिबल मैन, अंग्रेजी में साथी ये किताब किसने लिखी है? इसी में पूछेगा आपसे, क्रिसमस कैरल, ये किताब किसने लिखी है? क्रिसमस कैरोल करके ये अंग्रेजी की किताब किसने लिखी है? इसी में पूछेगा, गुलिवर ट्रेवल्स, ये किताब किसने लिखी है? गुलिवर ट्रेवल्स, ये अंग्रेजी में किताब किसने लिखी है? गुलिवर ट्रेवल्स, एक एक करके नोट करना, आपको इसमें बहुत सीखने के लिए मिलेगा। इनविजिबल मैन्स जो है ये H.G. वेल्स की किताब है। इनविजिबल मैन किसकी किताब है? H.G. वेल्स। क्रिसमस कैरोल करके जो किताब है ये चार्ल्स डिकेंस की किताब है। किसकी किताब है? चार्ल्स डिकेंस। गुलिवर ट्रेवल, ये जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। ये किसकी किताब है? जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। द नेमसेक, ये झुम्पा लाहिड़ी की किताब है। झुम्पा लाहिड़ी की किताब है। नाइफ, सलमान रुश्दी की किताब है। नाइफ किसकी किताब है? सलमान रुश्दी की किताब है। वही लोनलाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नाम से ये किरण देसाई की किताब है। किसकी किताब है? किरण देसाई की। तो इनको आप चाहें तो आप साथी ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान दीजिएगा भाई। सन, सन माने सूर्य, सूर्य से किरण निकलती है, वहीं से याद कर लोगे। नाइफ, सलमान खान अगर किसी फिल्म में होता है, गुंडे के हाथ में नाइफ होता है, फिर भी सलमान उसको गिरा देता है। नेम सेक, झुम्पा लाहिड़ी, तो इसको दो तीन बार बोलोगे, नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी। अगर आप कहीं पर टूर एंड ट्रेवल करते हैं तो स्विफ्ट कार में करते हैं, जोनाथन स्विफ्ट। क्रिसमस कैरोल, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस करके था। और इनविजिबल मैन H.G. वेल्स की किताब है। यहां पर पूछा है स्कारलेट लेटर,
ये नथानिएल हार्थोर्न की किताब है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? नथानिएल हार्थोर्न करके एक व्यक्ति है, एक लेखक है, उनके द्वारा लिखी गई है। जबकि मार्क ट्वेन ने टॉम सॉयर करके किताब है, इसको लिखा है। टॉम सॉयर, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर करके किताब थी, इसके लेखक थे मार्क ट्वेन। जबकि नथानिएल हार्थोर्न ने कौन सी किताब लिखी है? कहोगे सर स्कारलेट लेटर किताब लिखी है। कहा गया किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। स्ट्रिक्स नामक सुविधा इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फीचर है? किस सोशल मीडिया? तो यहां पर साथी में कुछ फीचर लिख रहा हूं, आपको बताना है। हैश ओपन टू वर्क, हैश ओपन टू वर्क, ये किस सोशल मीडिया का फीचर है? हैश ओपन टू वर्क, ये किस सोशल मीडिया का फीचर है? इनसाइट्स, ये साथी किस सोशल मीडिया की एनालिटिक्स, इनसाइट करके ये किस सोशल मीडिया की एनालिटिक्स चेक करने का, इसमें आप ये कह सकते हैं फीचर है। किस सोशल मीडिया की एनालिटिक्स चेक करने का एक फीचर हो जाता है। आपको ये बताना है इनमें से केवल स्थापना दिवस। लिंक्डइन करके जो कंपनी है, लिंक्डइन करके जो कंपनी है, लिंक्डइन, इसकी स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना कब हुई है? फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था? फेसबुक को इनमें से साथी कब लॉन्च किया गया था? वही पूछा है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? सबके सब बता दीजिए, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? सबके सब उत्तर दीजिएगा। अब देखो स्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? यदि दो फ्रेंड है, क्या है भैया? दो फ्रेंड, एक आप और एक आपका दूसरा फ्रेंड, इन दोनों के बीच में अगर लगातार 3 दिन, लगातार कम से कम 3 दिन किसी स्नैप्स, स्नैप्स मतलब जो यहां पर फोटो इत्यादि शेयर होते हैं, स्नैप्स आदि शेयर किए गए, तो फिर साथी आपका स्ट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रिक्स। इससे लगातार आपके बीच में क्या रहता है? संवाद रहता है। ये स्नैपचैट की है। किसकी है? स्नैपचैट। स्नैपचैट अमेरिकी कंपनी है, जिसको 2011 में, याद रखेगा स्नैपचैट को किसके द्वारा खोला गया था? इवान स्पीगल करके एक व्यक्ति था, मेरे साथ बोलते चलो। एक था इवान स्पीगल, दूसरे का नाम था रेगी ब्राउन। दूसरे का नाम क्या था? कहोगे सर रेगी ब्राउन। इवान स्पीगल, रेगी ब्राउन, अमेरिकी कंपनी है। ओपन टू वर्क ये लिंक्डइन का फीचर है, जिससे आप जॉब सर्च करने में इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक इनसाइट्स, ये फेसबुक का टूल है जिस पर आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन 2003 में आई, फेसबुक 4 फरवरी 2004 को आई। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था झेंग यिमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? झेंग यिमिंग। तो आपसे पूछेगा कि टिकटॉक का संस्थापक कौन है? सबके सब कमेंट में लिखकर बताइए कि निम्नलिखित में से टिकटॉक का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से टिकटॉक का संस्थापक। तो याद रखिएगा झेंग यिमिंग, ये टिकटॉक का संस्थापक है। स्नैप्स सुविधा जो है, ये भी स्नैपचैट का फीचर है। दूसरे, स्नैपचैट ने अभी साथी टॉपिक चैट करके एक नया फीचर भी शुरू किया है। टॉपिक चैट करके एक नया फीचर भी किसने शुरू किया है? स्नैपचैट ने शुरू किया है। पूछेगा पल्लव राजवंश की राजधानी कहां थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहां थी? चौथी शताब्दी से लेकर, चौथी शताब्दी से लेकर, चौथी शताब्दी से और लगभग 897 ईस्वी तक यह दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, उस पर पल्लव वंश का शासन था। फिर इनको याद रखिएगा, चोल वंश के राजा आदित्य वन ने हराया था। चोल वंश के राजा आदित्य वन ने इन्हें हराया था। आदित्य वन ने हराकर पल्लव राजवंश का समाप्त किया था। पल्लव राजवंश में बहुत बहुत राजा हुए, बड़े महान महान। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। जिसमें एक हुए नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय,
इन्होंने कांचीपुरम का कैलाशनाथार मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना है, कांचीपुरम का निर्माण करवाया है। कैलाशनाथार मंदिर कांचीपुरम। इन्होंने शोर टेम्पल का निर्माण करवाया तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इन्होंने शोर मंदिर का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम शहर जो है, जिसको ममल्लपुरम भी कहते हैं, यह भी याद रखेगा, पल्लव राजवंश के राजाओं द्वारा स्थापना की गई थी। तो तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। जबकि तंजौर ये चोल शासकों की राजधानी थी। तंजौर चोल शासकों की राजधानी। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सटीक है। तो ये जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं, ये आपसे जरूर पूछता है। प्रश्न संख्या 4, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका काम क्या है? यहां पर यह भारतीय संगठन से पूछा है, ध्यान देना। तो आप सभी जानते हैं भारत में एक संगठन है जो शेयर बाजार को चलाता है, जिसका नाम है सेबी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी क्या हो जाती है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यह सेबी की फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई 1988 में। जबकि सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला है? सबके सब कमेंट करके बताइए, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला है? यह आपसे पूछ रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। सेबी ने सन 2009 में एक वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का गठन किया, जिसका उद्देश्य जो वित्त बाजार था उसमें स्थिरता को बनाए रखना था। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड का काम क्या होता है? कहोगे सर, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह क्या सुनिश्चित करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय स्थिरता का मतलब है जो घाटा, नफा या मंदी, तेजी होती है, उससे बचाने के समय समय पर उपाय सुझाता है। सेबी की स्थापना 1988 में, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जनवरी 1992 में मिला। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला? जनवरी 1992 में। स्टैच्यूरी स्टेटस का मतलब है इसके लिए केंद्र सरकार या संसद ने कब कानून बनाया? तो कहोगे 1992 में। चौथे का उत्तर डी। इस क्वेश्चन को आप चाहते ऑप्शन हटा के भी उत्तर दे देते, क्योंकि वित्तीय स्थिरता शब्द जो है और यहां जो पूछा गया है यह केवल डी वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपसे जैसे पूछ ले, वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना कब की गई है? एफएसबी की स्थापना कब की गई है? सबके सब उत्तर बताइए। एफएसबी की स्थापना, अरे सपना निषाद बेटी तू पढ़ेगी या फालतू बातचीत करेगी? मुझे बता दे, ये बता दे, करेगी क्या? सबके सब उत्तर दीजिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगियो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, इस बार 22,000 वैकेंसी में सिलेक्शन होना चाहिए। 22,000 वैकेंसी में सिलेक्शन होना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर में सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने ये 23 अगस्त 60,244 भर्ती री एग्जाम के 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैंने करंट अफेयर को चेंज कर दिया, करंट अफेयर नया दे दिया। ठीक है भैया। तो ये कहां पर आयोजित किए गए? सुजलम भारत शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सुजलम भारत शिखर सम्मेलन। जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बताइए कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके साथ ही संघ कैबिनेट मंत्री कौन है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन है जल शक्ति मंत्रालय के? अभी हाल ही में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिए गए। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य जो चुना गया है, जिसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, वो महाराष्ट्र को चुना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको चुना गया है? कहोगे सर महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य।
वही याद रखिएगा, जल संचय जन भागीदारी, ये पहली बार अवार्ड दिए गए। जल संचय के लिए तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया है। जल संचय जन भागीदारी में तेलंगाना को पहला राज्य है। इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे काम का है कि जो राष्ट्रीय जल अवार्ड है 6वें, इसमें उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला, उत्तरी क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ जिला बना है, उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला, तो याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ये किससे चुना गया है? कहोगे सर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को। ये उत्तरी क्षेत्र का जो नॉर्दर्न रीजन है, उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला किससे चुना गया है? यह अवार्ड किससे है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को। यह अवार्ड बच्चा किसको मिला गया है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को। 5वें का भी क्या रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, इनमें से साथी कौन सी रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा? आपको डूरंड रेखा के बारे में भी बताना है, आपको साथी मैकमोहन लाइन के बारे में भी बताना है। सबके सब उत्तर दीजिए। आपको रेड क्लिफ लाइन के बारे में भी बताना है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में। एलएसी और एलओसी के बारे में भी बताइए। एलएसी और एलओसी। 38वीं समांतर रेखा के बारे में भी बताइए। 38वीं समांतर रेखा ये किस किस देश के बीच में? 38वीं समांतर रेखा ये साथी किस किस के? ये लगभग 10-12 ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ये कितनी कहोगे सर? 10-12 ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कितनी? 10-12 ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो अक्सर साथी आपसे पेपर में पूछ लेता है। ये टोटल कितनी है कहोगे सर? ये 10-12 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, या इनको आप इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भी कह सकते हो। ये अलग अलग देशों के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। इंटरनेशनल क्या है कहोगे सर? बाउंड्री लाइंस। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है जो अलग अलग देशों के बीच में स्थित है। जैसे 49वीं पैरेलल हो गई, 38वीं पैरेलल हो गई, 38वीं हो गई। इसी प्रकार एक ऑर्डर नीस लाइन भी कह देते हैं। एक क्या हो जाती है? ऑर्डर NEISS लाइन। इसको 49वीं कर लो। चलिए भैया, डूरंड रेखा किस किस के बीच में? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? ये डूरंड रेखा हो जाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा का यो तय की गई थी ये 1914 में। ये साथी शिमला में तय की गई थी। कहां पर? शिमला में, अंग्रेजों के बीच में। ये भारत और चीन के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश की ओर 850 किलोमीटर की। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा ये भारत और चीन के बीच में जो 1962 के युद्ध के बाद में बनी है, लद्दाख की तरफ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन। और एलओसी ये साथी 1972 के शिमला समझौते के बाद में भारत और पाकिस्तान के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में उस क्षेत्र जम्मू कश्मीर जो साथी जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 38वीं समांतर रेखा ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच में। ये किस किस के बीच में होगे सर? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया। जबकि ऑर्डर नीस लाइन ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में। पोलैंड और जर्मनी के बीच में। जबकि साथी फ्रांस और जर्मनी की बात आ जाए ये सिगफ्रीड लाइन है। इसके अलावा जो मैगिनोट लाइन होती है, मैगिनोट रेखा, ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो मैगिनोट और सिगफ्राइड ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में। जबकि 49वीं ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। 49वीं अमेरिका और कनाडा। तो इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। 49वीं समांतर रेखा कनाडा अमेरिका, सिगफ्राइड और मैगिनोट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। जबकि 38वीं समांतर रेखा
ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। छठे का उत्तर सी। करेगा विदेश व्यापार महानिदेशालय ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य और व्यापार, ये आपके पेपर में टॉपिक है या नहीं है? यस या नो करके बताओ। वाणिज्य और व्यापार ये आपके पेपर में टॉपिक है या नहीं है? तो लिखिएगा। आप ये बताइए, वाणिज्य और व्यापार संघ मंत्री कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री कौन है? डीजीएफटी विदेश व्यापार महानिदेशालय कब बना? डायरेक्टरेट, अब ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल, जिसको पहले डीआईपीपी कहते थे, अब इसका नाम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसको डीपीआईआईटी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? एपीडा की स्थापना बताइए कब हुई है? एमपीडा की स्थापना कब हुई है? एमपीडा की स्थापना कब हुई है? वर्तमान में भारत की कौन सी विदेश व्यापार नीति, वर्तमान में भारत की कौन सी विदेश व्यापार नीति चालू है? वर्तमान में भारत की कौन सी विदेश व्यापार नीति चालू है? इनको भी सबके सब उत्तर दीजिए। विदेश व्यापार महानिदेशालय, किसी को मान लो विदेशों से आयात या निर्यात करना है तो डीजीएफटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मंत्री है पीयूष गोयल। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल इनका नाम है। डीजीएफटी 1991 नई दिल्ली, जबकि साथी डीआईपीपी जो है 1995, एपीडा 1986 नई दिल्ली, एमपीडा 1972 कोची में स्थित है। एमपीडा कहां पर स्थित है? केरल के कोची में। वर्तमान में विदेश व्यापार नीति 2023 वाली है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। ये कब से लागू है कहोगे सर? 1 अप्रैल 2023 से लागू है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये किसके तहत काम करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। किसके तहत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? आपको इसके 2 अयस्क भी बताने हैं। आपको साथ ही इसके 2 अयस्क भी बताने हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह तत्व पाया जाता है? अब समझिए, भारत में एक विभाग है जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा विभाग। क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। परमाणु ऊर्जा विभाग यह प्रधानमंत्री के अधीन होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे किसके अधीन होता है? यह प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इस परमाणु ऊर्जा विभाग का जो कार्य संभालता है उसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग कहते हैं। इसका जो कामकाज देखता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है कहोगे सर? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। कि भाई इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? तो कहोगे सर इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। अब इस परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत बहुत सारी संस्था होती है, जैसे वेरिएबल साइक्लोट्रॉन करके अगर आपसे संस्था पूछ लेता है, वेरिएबल साइक्लोट्रॉन, तो ये कोलकाता में स्थित है। ये भारत के अनुसंधान संस्थान है जो तुम्हारे पेपर में आएंगे। अगर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी पूछे, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। यदि सती परमाणु, आपको जो ये मिनरल होते हैं, परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु खनिज निदेशालय आपसे पूछ लिया जाए तो ये हैदराबाद में स्थित है। परमाणु खनिज निदेशालय कहां पर है? हैदराबाद। यदि आपसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूछ लिया जाए तो ये मुंबई में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये मुंबई में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भारत के अनुसंधान संस्थान है, अपनी खोपड़ी में याद रखिएगा। पूछा है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम, यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव या इसको रेडियोधर्मी तत्व भी कह सकते हैं। जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 92। इसके 2 अयस्क होते, एक होता है पिचब्लेंड जिसको येलो केक भी कहते हैं, और एक होता है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट से भी यूरेनियम की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। 8वें का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही है। 8वें का उत्तर डी।
नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जनपद के? तो देखिए इसको कहते हैं न्यू ओखला। नोएडा की जो फुल फॉर्म हो जाती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला NOI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अथॉरिटी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका जो गठन हुआ है ये साथी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत अप्रैल 1976 में नोएडा की स्थापना हुई। ये गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। किस में आता है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर की उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सकल घरेलू जिला उत्पाद, सकल घरेलू जिला उत्पाद का मतलब है उत्तर प्रदेश में सबसे तगड़ी अर्थव्यवस्था किस जनपद की है? गौतम बुद्ध नगर की है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर। और गौतम बुद्ध नगर में याद रखेगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उनमें सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना में किसका था? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किसका था? गौतम बुद्ध नगर का। सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर। और सकल घरेलू जिला उत्पाद में गौतम बुद्ध नगर का कौन सा स्थान है? कहोगे सर पहला स्थान। अप्रैल 1976 में नोएडा की स्थापना। पूछा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, यहां पर कुछ जनपद लिख रहा हूं दिवस। विश्व कला दिवस बताना है आपको, विश्व संगीत दिवस बताना है, इसी में मेरे साथ आपको नृत्य दिवस बताना है, विश्व दूर संचार दिवस बताना है, वर्ल्ड आपको श्रवण दिवस जो सुनने वाले लोगों के लिए होता है श्रवण दिवस बताना है, इसी में आपको विश्व खाद्य दिवस बताने। ये 6 दिवस आपको और बताने। तो ये साथी सार्वभौमिक डाक संघ होता है जिसको UPU कहते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो पूरी दुनिया में डाक की नीतियों का कोऑर्डिनेशन करती है। इसका 9 अक्टूबर 1874 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 9 अक्टूबर 1874। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के बर्न में। बर्न को याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की डिफेक्टो राजधानी भी कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 9 अक्टूबर 1874 को UPU का गठन हुआ। क्योंकि संस्था का गठन 9 अक्टूबर को हुआ इसलिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। कला दिवस की बात करें तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। संगीत की बात करें ये योग दिवस के दिन 21 जून को। नृत्य की बात करें ये 29 अप्रैल को। दूर संचार की बात करें ये 17 मई को। श्रवण दिवस की बात करें विश्व वन्य जीव दिवस के दिन। और खाद्य दिवस की बात करें तो ये 16 अक्टूबर। इस प्रकार आप कम से कम 150 के करीब दिन दिवस याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख, जैसे आपसे पूछे कि भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होते? भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होते? उत्तर प्रदेश के सिविल सेवक प्रमुख कौन होते? सिविल सेवक चीफ का पद क्या होता है? सिविल सेवक चीफ जो होते, राज्य के सिविल सेवक चीफ। उत्तर प्रदेश पुलिस के चीफ का पद क्या होता है? यह क्वेश्चन पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से पूछा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया होते उन्हें किस नाम से जाना जाता, उनका पद। और यहां पर गृह मंत्रालय, तो देखिए जितने भी अलग अलग मंत्रालय होते हैं, चाहे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उनका अगर प्रशासनिक प्रमुख पूछ लिया जाए, प्रशासनिक प्रमुख, तो वहां का जो सचिव होता है उस मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होता है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख रक्षा सचिव होगा, वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव होगा। ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस या राज्यों की पुलिस जो होती है
उनके प्रमुख को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सिविल सेवक चीफ जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जिनको कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी। जबकि भारत के जो सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं उन्हें कैबिनेट सचिव कहा जाता है, मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव। तो यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए। भारत के सर्वोच्च सभी आईएएस के गुरु सबसे सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होते हैं? भारत के सर्वोच्च सिविल सेवक ये कैबिनेट सचिव होते हैं। उत्तर प्रदेश के सिविल सेवक चीफ कौन होते हैं? मुख्य सचिव राज्य के, पुलिस मुखिया डीजीपी। जबकि कोई मंत्रालय तो उसका प्रमुख उसका सचिव होता है। 11 का उत्तर भी कह रखा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तब सभी जानते हैं 1885। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो देखिए फरवरी 1911 की बात है। कब की बात है? फरवरी 1911। भारत की पहली हवाई उड़ान, भारत की पहली हवाई उड़ान, जो भारत की साथी पहली हवाई उड़ान थी 1911 में, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी के बीच में टांक लेकर एक विमान उड़ा। और इसके पायलट कौन थे? इसके पायलट एक फ्रेंच व्यक्ति थे, फ्रांस के, जिनका नाम था हेनरी, PICQUET। ये फ्रेंच पायलट थे। कहां के थे? फ्रांस पायलट, फ्रेंच। इस प्रकार भारत में उड़ान की नींव पड़ी है। और आपको याद होगा उससे 3 साल पहले, उससे लगभग 8 साल पहले 1903 में ही हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है। हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ बताओ? जो वायुयान है, हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ है? तो राइट बंधुओं ने, ओलिवर और विर्बल राइट, ऑरविल और जिन्हें विर्बल राइट कहते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा, ऑरविल और जो साथी विल्बर राइट थे, ऑरविल और विल्बर राइट, इन्होंने 1903 दिसंबर में हवाई जहाज का आविष्कार किया। और ये बातें 18 फरवरी 1911 की। कब की भैया? 18 फरवरी 1911। ये भारत की पहली हवाई उड़ान प्रयागराज से नैनी के बीच में डाक लेकर एक फ्रांस के पायलट थे हेनरी पिके, ये उड़े। यहां से भारत में हवाई यात्रा शुरू होगी। जबकि पहला हवाई अड्डा जो बना ये बॉम्बे में 1928 में बना, बॉम्बे में 1928 में, जिसको जूहू एरोड्रोम कहते थे। इसको क्या कहा जाता था? जूहू एरोड्रोम के नाम से सन 1928 में भारत का पहला हवाई अड्डा। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली हवाई यात्रा ये किस स्थान से किस स्थान पर? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली हवाई यात्रा ये प्रयागराज से नैनी टांक लेकर हेनरी पिके। कौन से वर्ष? 1911। हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ? 1903 में। 13 का उत्तर सी। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण के लिए एक सामान्य राज्य में थ्रेशोल्ड अथवा सीमा क्या है कि किसको पंजीकरण से छूट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट है? तो इसमें 2 प्रकार के राज्य होते हैं। एक है नॉर्मल राज्य जिसको सामान्य स्टेट कहते हैं, और कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें साथी गुड्स जिसको माल कहते हैं और सर्विसेज जिसको सेवा कहते हैं। तो गुड्स के मामले में 40 लाख, सामान्य राज्य में, सेवाओं के मामले में 20 लाख, विशेष राज्यों में 20 लाख, गुड्स के मामले में 10 लाख, सेवा के मामले में। ये सारे रुपए लाख में, समझे मेरी बात? अब कह रखा है सामान्य राज्य के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण की लिमिट क्या है? अगर साथी 20 लाख रुपए तक का, कितना? 20 लाख रुपए तक का। अगर कोई व्यवसायी सामान्य राज्य से सेवाओं में उसका 20 लाख रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर है तो उसको जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई मान लो सैलून वाला है, उत्तर प्रदेश में कोई सैलून वाला है, वो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, कोई सैलून बाल काट कर, तो उसकी सालाना इनकम कैसी हुई? 12 लाख। वो सेवा उपलब्ध करा रहा है।
20 लाख से कम है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वार्षिक टर्नओवर की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार मान लो कोई सामान बेचने वाला छोटा सा दुकानदार है, तो अगर वो महीने के 3 लाख रुपए भी कमा रहा है तो 12 तिया 36, मतलब उसका 3 लाख, ये कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये टर्नओवर की बात कर रहा हूं, तब भी उसको जीएसटी से रजिस्ट्रेशन से छूट है। डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइल वाली छवि मतलब इमेज का उपयोग हैकर को आपके अकाउंट की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। हैकर ने आपको एक सुंदर लड़की की तस्वीर भेजी, क्या भेजी, एक इमेज भेजी। आपने सोचा ओ माय गॉड, इतनी सुंदर इमेज आ गई, चाहे एआई से बनी हो। आपने तुरंत उसको डाउनलोड कर लिया। कुछ के व्हाट्सएप में तो ऑटोमेटिक डाउनलोड लगा रहता है कि कोई भी आपको मल्टीमीडिया आई ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई। अब उस इमेज के पीछे कोई वायरस छुपा था, उस इमेज के पीछे कोई ट्रोजन छुपा था, उस इमेज के पीछे कोई मेलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण फाइल छुपी थी। जैसे आपने डाउनलोड की, वो आपके फोन में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आ गई। अब धीरे धीरे आपके बताए बिना उसने भैया आपके खाते की सारी जानकारी चुरा ली। सुबह उठे तो एक तो पैसे वैसे नहीं होते, जो थे वो भी गायब हो गए। तो इमेज के माध्यम से आपके साथ धोखाधड़ी, इमेज के माध्यम से धोखाधड़ी, इसको इमेज फिशिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, इमेज फिशिंग कहते हैं। यही काम अगर एसएमएस के माध्यम से किया जाए, एसएमएस के माध्यम से फिशिंग, तो इसको स्मिशिंग कहते हैं। यह कौन सा टॉपिक है, यह साइबर क्राइम टॉपिक है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी पूछी है। क्रोएशिया यूरोपियन देश है, इसकी मुद्रा हो जाती है यूरो। पहले कुनाबी इसकी मुद्रा थी, अब यूरो इसकी मुद्रा हो गई है। क्रोएशिया की राजधानी पूछी है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की। जागरेब, अच्छे से याद रखिएगा, जो क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब, मुद्रा हो जाती है यूरो। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना यह किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लो कि कई देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता है कि भाई अगर आपके यहां पर किसी आतंकवादी घटना की जानकारी होती है तो हम आपको दे देंगे, हमारे यहां किसी आतंकवादी घटना की आपको जानकारी होती है आप हमें दे देना, सूचना का साझा कर लेना। तो सोचो, यह आतंकवादी संगठनों को, अच्छे से याद रखिएगा, आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। कह रखा है कि यह आतंकवादी संगठनों की सहायता करता है। तो क्या ऐसा करेगा, सूचना साझा करने से आतंकवादियों की तो पोल खुलेगी, आतंकवादियों की तो पोल खुलेगी। जैसे कल परसों दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तान के गैंगस्टर के आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, यह गलत है। क्या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार होगा, यह हो सकता है, और देख लेते हैं। यह अगर सूचना साझा हो गई तो जो संभावित आने वाला खतरा है उसको अधिक तेजी से पहचानने में मदद मिल सकती है, उस खतरे को रोका जा सकता है। यह साथी मुख्य काम होता है आतंकवादी घटनाओं की सूचना साझा करने में। सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, यह भी नहीं होगा। इन चारों में सी वाला आपका बिल्कुल ज्यादा सटीक है। यह बताइए, अगर भारत सरकार किसी आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाह रही है, किसी संगठन को भारत सरकार आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहती है, तो कौन से कानून के तहत सरकार को अधिकार प्राप्त है। अगर गृह मंत्रालय किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करना चाहे तो किस कानून के तहत उसको यह प्राप्त है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ये भारत के पड़ोसी देश टॉपिक जो है थ्योरी में वहां पर पढ़ोगे, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो म्यांमार को यह साथी पैगोड़ा की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ पगोड़ा। भूटान को याद रखिएगा, भारत और भूटान, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 राज्य, 699 किलोमीटर की सीमा, सशस्त्र सीमा बल भारत भूटान सीमा की रक्षा करता है। 18 का उत्तर भी।
निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सबके सब उत्तर दीजिए भाई। तो देखो, लक्ष्य बना रखा है नहीं बना रखा? यूपी कांस्टेबल किसने इस बार निश्चित कर लिया अपना लक्ष्य? किसने निश्चित कर लिया? यस या नो करके बताओ एक बार। साथी, फेसबुक ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग, छोटे छोटे संदेश के माध्यम से ये साथी सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम वीडियो और फोटो टाइप की सोशल मीडिया है। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल प्राइमरी तौर पर क्या है? एक सर्च इंजन है, जहां पर साथी आप अपनी क्वेरी, अपने उत्तर पाते, अपने क्वेश्चन कर पाते हैं। किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध अथवा यूट्रोफिकेशन है? ये पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा है। यूट्रोफिकेशन ये किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो देख, जब साथी पानी या जल के किसी स्रोत में, जैसे किसी तालाब, झील आदि में, जो ये खेत आदि से पानी बहकर, जिसमें रासायनिक खाद होते हैं, ये पानी के साथ बहकर तालाब आदि में चले जाते हैं, क्योंकि खाद में फॉस्फेट इत्यादि होते हैं, जिसकी वजह से एक शैवाल होती है जिसको एल्गी कहते हैं। एल्गी बहुत तेजी से बढ़ जाती है और पूरे झील को हरे हरे कलर की एल्गी कवर कर लेती है। जब झील को एल्गी कवर कर लेगी तो झील के अंदर जो पानी है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे जो झील के अंदर मछली इत्यादि मौजूद हैं उनकी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाएगी। जैव विविधता, इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा। ये साथी वाटर पॉल्यूशन का, इसका है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार कब कानून लेकर आई? जल प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार कब कानून लेकर आई? तो जैसे मैंने आतंकवादियों की बताई है, यूएपीए 1967। जल प्रदूषण याद रखिएगा, कानून सरकार 1974 में लाई है। इसी के कारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है। पूछा है आपसे आगे, कह रखे 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब 1946 में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ तब पूछा है आपसे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 में लिख लो। उस समय गवर्नर जनरल था वेवेल। कौन था जिसको वेवेल कहा जाता है? और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब, चिंतामणि देशमुख भी जिनको शॉर्ट लंबे उसमें कह देते हैं। आजादी के बाद 1978 प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखेगा, मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री थे एचएम पटेल। जबकि आरबीआई गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल। 1978 के बाद में 2016 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली वित्त मंत्री और उर्जित पटेल, याद रखेगा, ये सती आरबीआई गवर्नर थे। तो पूछा है 1940 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिनको शॉर्ट में सीडी देशमुख कहते हैं। 21 का उत्तर सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? जो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, इनका उद्देश्य हमारे देश को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये कहां से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अ लाइफ मिस स्पेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है? अंग्रेजी में अपनी एक आत्मकथा टाइप, अंग्रेजी में अपनी एक आत्मकथा टाइप। पूछा अ लाइफ मिस स्पेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी? कहोगे सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वैसे ये हिंदी के कवि हैं, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी में भी एक किताब लिखी है, अ लाइफ मिस स्पेंट।
आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? यह प्राकृतिक घटनाओं में साइंस में क्वेश्चन पूछा है। आसमान का नीला, तो जो हमारी वायु में, हमारे आसपास जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें जो वायु के और धूल के कण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। बाकी सारे प्रकाश बिखर जाते हैं, केवल साथी नीला प्रकाश बचता है। इसीलिए आसमान का नीलापन है। इसलिए आसमान का रंग कैसा है? नीला। चांद पर आसमान आपको कैसा दिखाई देगा? जो चांद है उस पर आपको आसमान कैसा दिखाई देगा? हल्का बेटा पढ़ाई कर ले, मूड ऑफ ऑन। कोई मूड ना हो के बेटा रेडियो हो गया ऑफ ऑन। मूड क्या होता है? तुमने कौन सी नौकरी है, कौन सी शादी ब्याह हो गए जो तुम इतने मूड ऑफ? पढ़ाई, बेरोजगार आदमी का मूड ऑफ। खुल के रहो, पढ़ाई करो, मौज लो जीवन में। तो ध्यान दीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल, वायु के अणुओं द्वारा। क्योंकि चांद पर कोई भी वातावरण नहीं है, तो वहां पर आपको वायुमंडल नहीं है, काला आसमान दिखाई देगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये साथी किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल सही कहोगे भैया, ये तैराकी से संबंधित है। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर की है। 1465। ये गंगा जी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी होती है। गंगा जी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी आप कहोगे, इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी आप कहोगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी प्रवरा, प्रवरा प्राणहिता, प्रवरा प्राणहिता, मंजीरा, प्रवरा प्राणहिता, मंजीरा, ये सब इसकी सहायक नदियां होती हैं। ये सब कैसी नदियां इसकी कहोगे बड़े भैया? सहायक नदियां हैं। किसकी बात करें? वृद्ध गंगा, या जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मां गोदावरी, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक त्र्यंबकेश्वर से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिल जाती है। एनएचआरसी की पूर्ण रूप बताइए। एनएचआरसी, देखिए एनएचआरसी का जो गठन हुआ है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ। इसमें एक अध्यक्ष होते प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते और साथ ही 5 पूर्णकालिक सदस्य। 12 अक्टूबर 1993 एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य। एक अध्यक्ष होते और 5 क्या होते? पूर्णकालिक सदस्य। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का को रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर्ड व्यक्ति ही अध्यक्ष बन सकता है। 12 अक्टूबर 1993 को गठन। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस किस से मिलकर बना है? एक अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 फुल टाइम मेंबर। गठन कब हुआ? पहली बार 12 अक्टूबर 1993। किस कानून के तहत? मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत। पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र। वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 को कौन सा सती अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसी में आपको बताना है 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसी में बताना है आपको साथी 12 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? ये 37-38 क्वेश्चन जितने आपके जीके में पूछे गए थे, 60,244 भर्ती,
23 अगस्त की पहली शिफ्ट, 23 अगस्त की पहली शिफ्ट अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को साथी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 10 क्वेश्चन और पूरे कर जाना। अनुसंधान विधि, ये क्वेश्चन साथी एक्स्ट्रा में फालतू में आ गए थे, हालांकि इसका उत्तर जांच और पूछना गुणात्मक जो होता है। पीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? सन 2013 में, साल 2013 में जो चीन की सरकार है उसने साथी एक नई नीति बनाई जिसका नाम था OROB, वन रोड वन बेल्ट नीति। क्या बनाई? वन रोड वन बेल्ट नीति, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? PRI। इस नीति का उद्देश्य है कि जो चीन है वो दूसरे देशों को लोन आदि देकर वहां पे हवाई अड्डे, सड़क, रेलवे, इन सब का विकास कराता है। और उसके लिए लोन कौन देता है? चीन देता है। इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। बेल्ट एवं रोड पहल, बेल्ट एवं रोड पहल ये किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीन। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। अगर आप किसी संगठन के खास जिनको विशिष्ट व्यक्ति कहोगे, खास व्यक्तियों को टारगेट करते हैं, इनके साथ फिशिंग के माध्यम से आप साथी धोखाधड़ी करते हैं, उस संगठन की गुप्त सूचनाएं चुराने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप विशिष्ट व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं। इसको साथी स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पीयर फिशिंग। और किसी का बिना चाहे एक प्रकार से ऑनलाइन पीछा करना, ऑनलाइन पीछा, भद्दे कमेंट करना, भद्दे कमेंट करना, यह सब साथी साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इसके लिए सजा मिल सकती है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, इसी में आपको बताना है राष्ट्रीय कृषक आयोग या राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना यह कब की गई थी? जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन जी थे। MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग, तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 18 नवंबर 2004 को की गई है। ये जो मैं आपको साल बता रहा हूं और दिन बता रहा हूं, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत तेज हो गया है, आपसे दिन तक पूछ लेता है सीधे सीधे। 18 नवंबर 2004, जबकि याद रखिएगा भैया, ये 28 जुलाई साल 2000, 28 जुलाई साल 2000 को भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? 28 जुलाई 2000। और राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2000। वर्ष डैश में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो देखिए 1948 में एक संस्था बनी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यह कब बनी? 1946 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसका नाम क्या था? आयोग। इस संस्था ने 2006 तक काम किया। कब तक काम किया? 2006 तक। फिर इस आयोग की जगह 15 मार्च 2006 से, ये जो तिथियां इनको याद कर लो, क्या करोगे? सोकर, सोने के बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 15 मार्च 2006 को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इसका स्थान लिया। तो आयोग का स्थान किसने लिया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। कब लिया? 2006 में।
इसमें सदस्य कितने होते हैं? 47। उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। सदस्य कितने होते हैं? 47। कार्यकाल होता है 3 वर्ष। पूछा है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बताइए। आप सती जो ये दीक्षा बेटी, आप 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर लो बेटी, कोई दिक्कत होगी वो सॉल्व कर देंगे। आप ये बताइए आप में से कितने इस क्लास को सीरियस ले रहे हैं और कितने ऐसे जिसके पास यूपी कांस्टेबल के नोट्स इत्यादि बने हुए तैयार हैं, या आपके पास किताब या कोई ना कोई नोट्स हैं। सबके सब कमेंट करके बताइए एक बार। तो याद रखिएगा रस को करके व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाई थी। भारत में विदेश व्यापार नीति ये प्रत्येक कितने वर्षों में बनाई जाती है? लास्ट 2023 की थी, लास्ट नीति 2023 की, जो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से लागू है। 1 अप्रैल 2023 से लागू। तो यदि बच्चा आपके पास नोट्स नहीं है और आपके पास उतना आर्थिक दिक्कत है, मतलब उतना नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको 10 किताब 10 नोट्स की जरूरत होती है। आप जितना मन भटकाओगे उतना आपको दिक्कत है। कहते ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जात पर तिल पर पड़त निशान। तो एक चीज पर ज्यादा मेहनत करोगे उसका ज्यादा फायदा होता है। 5 वर्ष में बनाई जाती है। पूछा है वर्ली चित्रकला ये किस राज्य से संबंधित है? वर्ली चित्रकला ये किस राज्य से संबंधित है? तो अब सभी साथियों के लिए जिसके पास नोट्स आदि नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस से आपके पास नोट्स उपलब्ध हो जाएं और इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से, क्योंकि बिना थ्योरी के कुछ नहीं है। यही कृषि क्या है, कृषि में सब कुछ पढ़ते रहे, फिर कृषि क्रांतियां पढ़ ली, फिर साथ ही कृषि में कौन कौन से में उत्पादन में कहां पर है, फिर भारत का कौन सा राज्य कहां पर है उत्पादन में, इस सब का पढ़ते हुए कृषि के प्रकार पढ़ लिए। फिर जब आप कृषि आयोग इन सबको पढ़ोगे, फिर कृषि के अनुसंधान संस्थान, जब टॉपिक क्लियर होता है तो प्रॉपर आपको इसके लिए आपके जो साथी हैं उन्हें भी आप सूचित कर दीजिएगा। और आप है तो आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी वर्दी का पुकार बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर निकाला है, जिसमें अगर केवल बैच से जुड़ना चाहें तो वो 249 रुपए का है। और अगर ये चाहें कि बैच के साथ साथ थ्योरी के नोट्स आपके घर पर पूछें, तो इसमें पहले चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट की थ्योरी है, फिर उसी पर साथी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको नोट्स इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 499 रुपए का है एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। नामे वर्दी की पुकार, कक्षाएं जो शुरू होंगी वो शुरू होंगी 1 जनवरी से, लेकिन अगर आप इससे पहले बुक करते तो जो पहले छप के आएगा ऑर्डर सबसे पहले आपका निकलेगा। ठीक है भैया, चलिए। कह रहे वर्ली चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाता है? तो वर्ली चित्रकला के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है। राजस्थान में फड़ चित्रकला होती है, राजस्थान में पिछवई चित्रकला होती है, मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, और उड़ीसा की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है पट्टचित्र और सौरा पेंटिंग। पट्टचित्र और सौरा। तो वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र की है। पूछे चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? चिकनकारी कढ़ाई जो है इसकी उत्पत्ति लखनऊ में हुई है। और लास्ट पूछा है महासागर के अम्लीकरण का प्रमुख कारण क्या है? जो महासागरों में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, एसिड बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, प्राथमिक कारण क्या है, यह भी बताइए। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। तो आज की क्लास में अगर आप एक्स्ट्रा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कई सारे दिन दिवस, संस्थानों के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में, आपको कई सारी चीजों की साथ साथ जानकारी देता चला हूं। तो जो पानी होता है समुद्र का, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन के बाद में चौथी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, जिसकी वजह से महासागर का जो पानी है उसका अम्लीकरण हो रहा है। विश्व महासागर दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार साथी आपके ये 38 के 38 60,244 की
23 अगस्त की पहली शिफ्ट का जीके कंप्लीट हुआ। अब आप साथी इसमें स्कोर बताइए ईमानदारी से सबके सब कि आज के इस क्लास में आपका स्कोर कितना है। देखो आपके पास सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो तैयारी करें, चाहे तो तैयारी ना करें। जब आप तैयारी करेंगे फिर से आपके पास ऑप्शन है, या तो अंतिम मानकर तैयारी करें कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए, ये मेरे परिवार, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मेरे घर की गरीबी दूर करने का एक उपाय है। और मैंने अपना समय अभी तक बहुत बर्बाद किया, कोई 18 वर्ष का है, कोई 25 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, और अब मैं अपना 1 मिनट बर्बाद नहीं करूंगा। जिस दिन ये मानसिकता तुम्हारे मन में आ गई उस दिन तुमने आधा युद्ध फतेह कर लिया, क्योंकि फिर तुम्हारी पूरी बॉडी, सारी कायनात, ईश्वर सब साथ देते हैं कि बच्चे ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसकी बात पूरी करते हैं। अब उसके लिए आपको चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई एक ही तरीका है पढ़ाई का, किसी भी टॉपर से, किसी भी सिलेक्टेड से पूछो, 1 लाख क्वेश्चन पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होने का, फिर से वही 60-65% पर अटक जाओगे। और सिलेक्शन कितने पर होगा? कम से कम 75 से 80% पर। उसके लिए पहले क्या करनी पड़ेगी? पहले उस टॉपिक के क्रम से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पे पढ़ने के बाद में फिर क्वेश्चन कैसे पूछे गए उनको समझना पड़ेगा। और अगर ये थ्योरी और क्वेश्चन पहले मिल जाए तो आप खुद पढ़कर आओगे, और फिर उसी को टीचर एक्सप्लेन कर दे तो वो टॉपिक कभी भी आपका पेपर तक आपके दिमाग से नहीं हटेगा। यही काम हम साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करते हैं और कुछ नहीं। जो आपको यहां पर मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूं, जब हम इसे टॉपिक वाइज करते हैं तो वो चीज वहां और अच्छे से निखर कर आती है। फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो चीज वहीं के वहीं क्लास में याद हो जाती है। तो आपका कोई छोटा भाई बहन पढ़ रहा हो, आप पढ़ रहे हो, आपके ग्रुप में आपके रिश्तेदार, कोई लड़की कोई लड़का, उन्हें बताना। सबसे ज्यादा पेपर फंसाया था 60,244 का, क्योंकि बच्चा मैं बहुत सालों से बहुत ज्यादा लॉस में था, तो मैं उसका एक एक पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये सब नहीं कर पाया, सम्मान। लेकिन जब पेपर ही नहीं फंसा तो दिमाग ये लगाना चाहिए इंसानों को कि फिर किस बात के सिलेक्शन। तो साथी सबसे ज्यादा पेपर फंसाया था, सबसे ज्यादा सिलेक्शन ताल ठोक के। अभी भी वो सारी वीडियो अवेलेबल है। तो यदि क्रम से पढ़ोगे, क्योंकि कंटेंट का जो लेवल है वो सच में बहुत अच्छा है, अब तो और अपडेट कर लिया है। अब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर वर्दी की पुकार से जुड़ना। इस प्रकार के आपको नोट्स आएंगे। अगर आप नोट्स वाला लेना चाहें, नोट्स ना लेना चाहें, तो आप केवल बैच से भी जुड़ सकते हैं। और ये मत सोचना क्लास कब से तब से, क्योंकि ये पहले करेंगे तो आपके पास पहले डिलीवर होंगे। और इसमें साथ ही कंटेंट अपलोड करवा दिया गया है पीडीएफ की फॉर्मेट में, जिससे आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल फिर मुलाकात होगी, कल और अच्छा इसका प्लानिंग इत्यादि लेकर आएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद के साथ तब जरूर जुड़ना। मुझे साथी अपनी चीजों को किसी भी प्रकार से मतलब खत्म करना है, मुझे पाताल से बाहर आना है। चेहरे पर खुशी देखे हुए कई साल हो गई, बस थोड़ी सी अगर तुमने सपोर्ट हिम्मत मारी, पार आ जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।